गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में और आज हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेसन नंबर 23 है, जो है हमारा मानव का श्वसन तंत्र। इस लेसन में हम बात करेंगे मानव श्वसन तंत्र की संरचना के बारे में, श्वसन के बारे में और कुछ प्रक्रियाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मानव में इस तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, हमें हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं और उन कार्यों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और हम सब जानते हैं कि ये हमें ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है। ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है भोजन से। तो कार्य के लिए आवश्यक है ऊर्जा, ऊर्जा के लिए आवश्यक है भोजन। इस भोजन में रासायनिक ऊर्जा उपस्थित होती है और उस रासायनिक ऊर्जा का ऑक्सीकरण करके हम वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। माने कि इस भोजन के ऑक्सीकरण से वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा। और इस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होती है ऑक्सीजन। क्लियर? और उसके बाद इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस भोज्य पदार्थ का विघटन किया जाता है। भोज्य पदार्थ में मुख्य रूप से हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट और उसमें ग्लूकोज। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका विघटन करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है और उस ऊर्जा को किसमें बदल दिया जाता है? एटीपी में बदल दिया जाता है और यही एटीपी हमारे विभिन्न कार्यों को पूरा करता है। तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और उन्हें कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और कोशिकाओं में भी माइटोकॉन्ड्रिया भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो हम बात करेंगे इसी संपूर्ण प्रक्रिया के इस तंत्र के बारे में जहां यह संपूर्ण घटना संपन्न होती है। आगे बात करें। श्वसन के प्रकार। लेकिन श्वसन के प्रकार के बारे में बात करने से पहले हम इस श्वसन की प्रक्रिया के बारे में पूरी बात कर लेते हैं। तो कहें, श्वसन जीवों के अंदर संपन्न होने वाली प्रक्रिया है, अतः श्वसन एक जैव प्रक्रिया है। और चूंकि इसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं, इसलिए हम पूरी तरह से कह सकते हैं ये एक प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। कहां संपन्न होती है? ये संपन्न होती है कोशिका के भीतर। तो श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिकाओं के भीतर संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में भोजन का विघटन होता है, खाद्य पदार्थ का विघटन होता है और खाद्य पदार्थ के विघटन के फलस्वरूप, विघटन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। हम आगे बात करेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी कुछ घटनाएं होती हैं। ठीक है। और इसके फलस्वरूप मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। निकलने वाली इस ऊर्जा को एटीपी में बदल दिया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और जल को शरीर के विभिन्न कामों में कार्य में ले लिया जाता है। क्लियर? तो आगे हम बात करते हैं विभिन्न प्राणियों में जो श्वसन होता है वो श्वसन कितने चरणों में होता है और कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करें, श्वसन दो प्रकार से संपन्न होता है। हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया को हम पूरा करें, अगर पूरा बात करें कि कितने भागों में संपन्न होता है, तो दो भागों में संपन्न होता है। सबसे पहला श्वसन,
जिसे हम कहते हैं बाह्य श्वसन। इस बाह्य श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन होती है, भारी वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन फेफड़ों से होते हुए रक्त में जाती है और रक्त से होती हुई कोशिकाओं में चली जाती है। और कोशिकाओं से जहां कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से होते हुए फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से बाहर निकाल दी जाती है। या यूं कह सकते हैं सीधी सीधी सी बात कि बाहरी वातावरण से लेकर हमारी कोशिकाओं तक गैसों के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम कह सकते हैं बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन आदान प्रदान है किस किस के मध्य? कोशिकाओं और पर्यावरण के मध्य। किनका आदान प्रदान है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इस प्रक्रिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये बात क्लियर हुई? बाह्य श्वसन में क्या शामिल किया गया है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान शामिल किया गया है। और किस किस के बीच? पर्यावरण से कोशिकाओं के बीच। हम देख लेते हैं कि पर्यावरण से कोशिकाओं तक ये ऑक्सीजन गैस कैसे पहुंचती है और कोशिकाओं से वापस पर्यावरण में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे भेजा जाता है। ये मानव का श्वसन तंत्र है और मानव के श्वसन तंत्र में सबसे पहले बाह्य पर्यावरण से वायु, नॉट ऑक्सीजन, वायु जो कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का मिश्रण है, वो मिश्रित वायु हमारे नासा मार्ग, हमारे श्वसन नलिका, श्वसनिया से होता हुआ फेफड़ों तक जाती है। फेफड़ों में वायु का मिश्रण रहता है, गैसों का मिश्रण रहता है और उस गैसों में हमारी प्राणवायु भी मौजूद होती है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। फेफड़ों से इस ऑक्सीजन को विभिन्न यहां पर हमारे फेफड़े हैं, ये इन फेफड़ों में रक्त नलिकाओं का जाल बिखरा हुआ होता है। ये रक्त नलिकाएं उन गैसों के मिश्रण से ऑक्सीजन को अवशोषित करती हैं। क्लियर? और उस ऑक्सीजन को अवशोषित करके ये नलिकाएं इन फेफड़ों से इन ऑक्सीजन को अवशोषित करके हृदय में ले जाती हैं और हृदय इन ऑक्सीजनित रक्त को हमारे शरीर में सप्लाई कर देता है विभिन्न जगहों पर। यह रक्त हृदय से इस ऑक्सीजन को लेता हुआ नलिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है और यह ऑक्सीजन हमारी लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर मौजूद हीमोग्लोबिन से बंध बनाकर जाती है। क्लियर? और जाती है कहां पर? कोशिकाओं तक। ये कोशिका है और ये रक्त नलिका है और ये है हमारी आरबीसी। ये आरबीसी बंधित ऑक्सीजन को लाकर कोशिकाओं को दे देती है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस फेफड़ों तक चली जाती है। यह प्रक्रिया थी हमारा बाह्य श्वसन। तो क्लियर हुआ? पर्यावरण से ऑक्सीजन का कोशिकाओं तक पहुंचना और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड का वापस पर्यावरण से, इसी मार्ग से, इसके विपरीत मार्ग से वापस पर्यावरण तक पहुंचना, यह कहलाता है बाह्य श्वसन। दूसरा है आंतरिक श्वसन, वो भी यहां पर हम क्लियर कर लेते हैं। आंतरिक श्वसन में ये ऑक्सीजन, ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचती है और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करती है और भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा भी उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होती है। क्लियर? इसे हम कहते हैं आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, क्योंकि यह घटना कोशिका के अंदर संपन्न हो रही है। जबकि बाह्य श्वसन को हम कह सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान या संवातन या सांस लेना। तो क्लियर हुआ? बाह्य श्वसन का मतलब है सांस लेना और आंतरिक श्वसन का मतलब है कोशिकाओं के अंदर होने वाली परिघटना। तो क्लियर हुआ? वापस बात कर लेते हैं।
प्राणियों की कोशिकाओं द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करने एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने की प्रक्रिया को बाह्य श्वसन कहते हैं। क्लियर? दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात है आंतरिक श्वसन। इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसके अंदर क्या होता है, प्राणियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एटीपी निर्माण की प्रक्रिया को आंतरिक श्वसन कहते हैं। किस किस के निर्माण की प्रक्रिया को? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया को। किसका उपयोग करते हुए? ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए। कहां पर? कोशिकाओं के भीतर। क्लियर हो? जब ये ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंच जाती है तो वहां के बाद की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कहलाती है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। नेक्स्ट बात करें। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन के बारे में और बात कर लेते हैं। तो विभिन्न जीवों में आंतरिक श्वसन दो प्रकार से होता है। हमने बात करी थी, एक तो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। माने कि भोज्य पदार्थ का विघटन यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे कहा जाता है ऑक्सीश्वसन। जब कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, किसकी उपस्थिति होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तब उसे कहा जाता है ऑक्सीश्वसन। और दूसरा है अनाक्सी श्वसन। और अनाक्सी श्वसन कब होता है? जब कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है या कोशिकीय श्वसन में या भोजन के विघटन के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ प्राणी जो अनाक्सी वातावरण में रहते हैं वो इस प्रकार का श्वसन करते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन की कमी के दौरान भी, जब वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होती है तब भी हमारी कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन का विघटन होता है। ये वाला जो विघटन होता है इसमें भोज्य पदार्थ का अपूर्ण विघटन होता है और अगर अपूर्ण विघटन होगा तो ऊर्जा भी कम बनेगी। जबकि ऑक्सीश्वसन के दौरान भोज्य पदार्थ का पूरी तरह से विघटन होता है और जब पूरी तरह से विघटन होता है तो ऊर्जा ज्यादा बनती है। क्लियर? तो ये था हमारा श्वसन का इंट्रोडक्शन। जो हम तंत्र बात करने जा रहे हैं मानव के श्वसन तंत्र के बारे में, उस तंत्र में कौन कौन सी परिघटनाएं होती हैं। अब बात कर लेते हैं मानव के श्वसन तंत्र के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं मानव के श्वसन तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के बारे में। यह है मानव का श्वसन तंत्र। मानव में श्वसन के लिए एक विकसित तंत्र पाया जाता है जिसे श्वसन तंत्र कहा जाता है। श्वसन तंत्र के विभिन्न भागों में हमारे नासा छिद्र आते हैं। नासा छिद्र के पश्चात आता है नासा मार्ग। नासा मार्ग के बाद आती है नासा ग्रसनी, फिर आती है हमारी ग्रसनी। ग्रसनी के बाद आता है हमारा कंठ। कंठ के बाद आती है हमारी श्वसन नली, फिर आती है हमारी श्वसनी, फिर विभिन्न श्वसनिकाएं वगैरह। और साथ ही साथ प्रमुख अंग है फेफड़ा। जो श्वसन का प्रमुख अंग है वो फेफड़े हैं। बाकी तो जितना भी हिस्सा है या जितने भी भाग हैं वो ऑक्सीजन के लिए मार्ग का कार्य करते हैं या वायु के लिए मार्ग का कार्य करते हैं। एक एक करके हम इन सभी अंगों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला अंग है हमारा नासा छिद्र और नासा मार्ग। मनुष्य में एक जोड़ी नासा छिद्र होते हैं और नासा छिद्रों से पीछे की ओर नासा मार्ग होता है। इस नासा मार्ग में नासा पथ में रोम पाए जाते हैं और साथ ही साथ श्लेष्मा झिल्ली से आवृत सर्पिलाकार मार्ग पाया जाता है। नासा गुहा में उपस्थित ये रोम और श्लेष्मा झिल्ली युक्त ये सर्पिलाकार मार्ग भीतर आने वाली वायु को छानने का कार्य करते हैं।
पहला काम है वायु को छानना, जिससे धूल मिट्टी के कण, जीवाणु वगैरह ज्यादातर भाग यहां पर छान लिया जाता है। उसके बाद है वायु को हमारे शरीर के तापमान के अनुकूल गर्म करना। बाहरी वायु ज्यादा ठंडी है तो भीतर जाने पर वो हमें, हमारी जो कोशिकाएं हैं, कोमल कोशिकाएं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए हमारे टेम्परेचर के अनुसार वो ये सर्पिलाकार मार्ग उसे क्या कर देता है, गर्म कर देता है। तीसरा काम है बाहर मौजूद शुष्क वायु को नम बनाना, वरना वो गर्म वायु या शुष्क वायु हमारे फेफड़ों की जो श्लेष्मा है उसे सुखा सकती है और हमारी श्वसनीय सतह को नुकसान हो सकता है। तो ये कार्य है हमारे नासा मार्ग का। ठीक, आगे बात करें। जो हमारी नासा मार्ग है, उस नासा मार्ग में 4 हड्डियां होती हैं जो हमारा नासा मार्ग बनाती हैं। पहला नेजल बोन होती है, ये नेजल बोन दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये नेजल बोन, ये ब्लू कलर की दिख रही है। दूसरी है आपकी एथमॉइड बोन, ये एथमॉइड बोन, ठीक है। ये जो हड्डी आपको दिखाई दे रही है ये कहलाती है प्रीमैक्सिला, और ये जो हड्डी दिखाई दे रही है ये है मैक्सिला। तो हमारा जो नासा मार्ग है वो 4 हड्डियों से घिरा हुआ होता है, नेजल, एथमॉइड, प्रीमैक्सिला और मैक्सिला। क्लियर? आगे बात करें। यहां देख पा रहे हैं आप, नेजल, एथमॉइड, प्रीमैक्सिला और मैक्सिला। ये वायु नासा छिद्रों और हमारे नासा मार्ग से होती हुई हमारी नासा ग्रसनी में जाती है। हमने पिछले लेसन में बात करी थी ग्रसनी के 3 भागों के बारे में। मुख ग्रसनी, ये वाला, इससे ऊपर वाला भाग ग्रसनी का नासा ग्रसनी कहलाता है। नासा ग्रसनी से नीचे वाला भाग कहलाता है ग्रसनी, मुख्य ग्रसनी, और उससे नीचे वाला भाग कहलाता है हमारा कंठ ग्रसनी। तो वायु नासा मार्ग से होती हुई नासा ग्रसनी में जाती है, फिर वो जाती है कंठ ग्रसनी में, फिर वो पहुंचती है हमारे कंठ में। क्लियर? यहां और आगे बात कर लेते हैं। हमारे यहां पर 2 नलिकाएं पाई जाती है। पीछे वाली नलिका देख रहे होंगे आप, एक आगे वाली नलिका देख रहे हैं। ये हमारी नलिका है श्वसन मार्ग वाली नलिका, श्वसनी। क्लियर? सॉरी, श्वसन नलिका। और पीछे वाली जो नलिका है वो भोज्य नलिका है। और ये एक उपास्थि आप देख पा रहे होंगे, ये एक ढक्कन का काम करती है। जैसे ही भोजन हम निगलते हैं तो ये ढक्कन हमारी श्वसन नली को बंद कर देता है। क्लियर? इस ढक्कन को कहते हैं एपिग्लोटिस या घाटी ढापन। क्योंकि हमारी जो श्वसन नली है उस श्वसन नली के छिद्र को हम कहते हैं घाटी। क्लियर? और इसे कहा जाता है घाटी ढापन। आगे बात करें तो कंठ ग्रसनी से होती हुई वायु कंठ में प्रवेश करती है। ये जो कंठ है ये एक त्रिभुजाकार अंग होता है जो उपास्थियों से बना होता है, और इसके अग्रभाग पर यहां आप देख पा रहे हैं संरचना, ये वाली संरचना, ये पेशीय झिल्लियों से बनी हमारी वोकल कॉर्ड है, या कह सकते हैं हमारा स्वर यंत्र है। यहां पर 2 झिल्लियां, फेफड़ों से जब हवा बाहर आती है तो वाइब्रेशन करती हैं। ये झिल्लियां दिखाई दे रही हैं आपको? वाइब्रेशन से हमारे स्वर या ध्वनि निकलती है और हमारा मुंह, जीभ, दांत उस ध्वनि को विभिन्न शब्दों या वर्णों में बदल देते हैं। क्लियर? कंठ की संरचना को और डिटेल बात कर लेते हैं। आगे से देखने पर यह एक त्रिभुजाकार अंग है, ये कंठ। क्लियर? कंठ का जो निर्माण है यह आप और देखिए, दिखाई दे रही है आपको, ये कंठ है, ये एपिग्लोटिस है, ठीक है, ये थायराइड बोन है। आगे हम और ज्यादा डिटेल देख लेते हैं इसको, डायग्राम को। ये हमारा कंठ है, एक त्रिभुजाकार अंग है। क्लियर है? और ये इसकी ओपनिंग है।
जिसे एपिग्लोटिस द्वारा ढका जाता है। यह सभी बोन्स जो पाई जाती हैं वो अलग 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 जो उपास्थियां हैं वो अलग अलग उपास्थियां आपको अलग अलग कलर में दिखाई गई हैं। ये जो ग्रीन कलर की आप देख रहे हैं उपास्थि, ये उपास्थि होती है एपिग्लोटिस या घाटी डाप। जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है वो है थायराइड बोन, थायराइड कार्टिलेज। जो आपको ये लाइट ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है ये है एरेटिनॉइड बोन, और सबसे यहां पर नीचे की तरफ ये है क्रिकॉइड बोन। क्लियर? तो ये ग्रीन कलर की एपिग्लोटिस, ये थायराइड, ठीक है, ये एरेटिनॉइड, ये दोनों, ठीक है, और ये क्रिकॉइड। नेक्स्ट बात करें, भोजन कंठ से होता हुआ, यहां देख पा रहे हैं आप, एपिग्लोटिस, थायराइड, एरेटिनॉइड और क्रिकॉइड, ये 4 उपास्थियां यहां अलग अलग की हुई हैं। क्लियर? एपिग्लोटिस, थायराइड, एरेटिनॉइड और क्रिकॉइड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कंठ से होती हुई वायु हमारी श्वसन नलिका में पहुंचती है। ये हमारी श्वसन नलिका, इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। 12 सेंटीमीटर लंबी ये नलिका सी आकार के उपास्थि छल्लों से घिरी हुई होती है, या यूं कहें कि ये जो उपास्थियों के छल्ले जो व्हाइट कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारी श्वसन नली को पिचकने नहीं देते। सी आकार के मतलब ये आगे से तो पूरे दिखाई देते हैं लेकिन पीछे से अधूरे होते हैं। दिखाई दे रही है आपको? ये सी आकार के छल्ले आगे से पूरी हैं और पीछे से ये खाली हैं, माने कि पीछे से ये पूरी तरह से आपस में जुड़े हुए नहीं। क्लियर? ये जो श्वसन नलिका है ये आगे जाकर 2 श्वसनियों में विभाजित होती है और ये दोनों श्वसनियां अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में चली जाती हैं। इस श्वसन नली में पक्षमाभीय कोशिकाएं पाई जाती हैं और श्लेष्मा पाई जाती है। जो कुछ भी जीवाणु या धूल मिट्टी के कण श्वसन नली में आते हैं ये इसके भीतर मौजूद जो पक्षमाभिकाएं हैं और श्लेष्मा हैं वो उन्हें श्वसन मार्ग में और भीतर आ जाने नहीं देती, वहीं रोक लेती हैं। और साथ ही साथ जो पक्षमाभ हैं वो ऊपर की तरफ गति करते हैं, ऊपर की तरफ गति करते हुए ये धूल मिट्टी के कण और जीवाणु हमारी ग्रसनी में आ जाते हैं। ठीक है, या तो इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है या फिर वापस निकल दिया जाता है, आहार नाल में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, श्वसन तंत्र का अगला भाग है हमारे फेफड़े। ये हमारी वोकल कॉर्ड है। वो वोकल कॉर्ड में जब प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या आ जाती है, तो ये वोकल कॉर्ड इस तरह की हो जाती है। ये है हमारे 2 फेफड़े, ये बायां फेफड़ा और ये दाहिना फेफड़ा। जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें बायां फेफड़ा 2 पालियों में विभक्त होता है। यहां पर एक लाइन देख रहे हैं आप, इससे बायां फेफड़ा 2 भागों में विभक्त दिखाई दे रहा है, माने कि विभक्त नहीं होता, एक तरह से 2 पालियों में बटा हुआ होता है। जबकि जो दाहिना फेफड़ा होता है वो 3 पालियों में बटा होता है, 1, 2 और तीसरी। जो फेफड़े होते हैं वो दोहरे आवरण से घिरे हुए होते हैं जिन्हें फुफ्फुसा आवरण कहा जाता है। और इस आवरण, इन दोनों आवरणों के बीच में फ्लूइड भरा होता है, वायु नहीं होती, द्रव भरा होता है, जिसे फुफ्फुसा आवरणीय द्रव कहा जाता है। ये फुफ्फुसा आवरणीय द्रव हमारे फेफड़ों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे ये फेफड़े एक बॉक्स में सुरक्षित रहते हैं जिसे हम कहते हैं हमारी वक्ष गुहा। वक्ष गुहा के दोनों तरफ पसलियां होती हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको पसलियों की काट, और नीचे की तरफ होता है हमारा डायफ्राम, पेशीय पर्दा, जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है।
और ऊपर की तरफ हमारी ग्रीवा। ठीक है, ये इसे सुरक्षित रखती है। नेक्स्ट बात करें, हमने कहा कि हमारी श्वसन नलिका आगे जाकर दो श्वसनियों में विभक्त हो जाती है और ये दोनों श्वसनियां अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में चली जाती हैं। वहां जाने के बाद वो कई भागों में विभक्त होती हैं, डिवाइड होती चली जाती हैं। जैसे हम कहें कि श्वसनी, इसे हम प्राथमिक श्वसनी कह सकते हैं, ये प्राथमिक श्वसनी आगे जाकर विभक्त होती है द्वितीयक श्वसनी में, फिर ये द्वितीयक श्वसनी आगे जाकर विभक्त होती है तृतीयक श्वसनी में। क्लियर? श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी तो खुद है, द्वितीयक श्वसनी और तृतीयक श्वसनी। नेक्स्ट बात करें, फिर ये श्वसनियां आगे चलकर कई और छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त होती हैं, जिन्हें कहा जाता है श्वसनिका। तो एक बार वापस देख लेते हैं। श्वसनी आगे जाकर खुलती है द्वितीयक श्वसनी में, द्वितीयक श्वसनी आगे चलकर खुलती है तृतीयक श्वसनी में, तृतीयक श्वसनी आगे चलकर खुलती है श्वसनिकाओं में, या विभक्त होती है श्वसनिका में। श्वसनिका खुलती है अंतस्थ श्वसनिका में, अंतस्थ श्वसनिका खुलती है और छोटी शाखाओं में, जिन्हें कहते हैं हम श्वसन श्वसनिका। और ये श्वसन श्वसनिका आगे जाकर खुलती हैं वायु कूपिका वाहिनी में। कौन है वायु कूपिका वाहिनियां? ये वाली, ये जो आप नलिका देख रहे हो, अंतिम नलिका जो कूपिकाओं में खुलती हैं, कूपिकाओं का गुच्छे में खुलती हैं, उसे कहा जाता है वायु कूपिका वाहिका। क्लियर? ये वायु कूपिका वाहिनी सीधे एक गुहा में खुलती है, जिसे कहा जाता है एट्रियम, और इसी एट्रियम से कई छोटी छोटी कूपिकाएं जुड़ी हुई होती हैं। यही कूपिकाएं हमारे लिए श्वसनीय सतह का कार्य करती हैं। इन कूपिकाओं की भित्ति बहुत महीन होती है और इनसे जुड़ी हुई होती हैं हमारी रुधिर केशिकाएं। रुधिर केशिका की झिल्ली और कूपिका की झिल्ली आपस में मिलकर एक श्वसनीय सतह बनाती है। ये श्वसनीय सतह इतनी महीन होती है कि इनसे गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। बात करते हैं, क्लियर? ये दिखाई दे रही है, रुधिर वाहिनियां इन कूपिकाओं तक पहुंचती हैं जो अशुद्ध रुधिर लेकर आती हैं और शुद्ध रुधिर लेकर चली जाती हैं। क्लियर? ये वायु कूपिका और उनमें रुधिर वाहिनियों का जाल। बात कर लेते हैं एक वायु कूपिका के बारे में। जो एक वायु कूपिका का व्यास होता है, वो व्यास होता है लगभग 0.2 मिलीमीटर। क्लियर? ये जो आप देख रहे हैं, जिसे मैंने डॉटेड किया हुआ है, ये श्लेष्मा की परत है, और उसके पीछे की ओर ये जो कोशिकाएं हैं, ये कूपिकाओं की उपकला है, कूपिकाओं की झिल्ली। केवल एक कोशिका मोटी होती है और शल्काकार कोशिकाओं की बनी होती है। जो आप पीछे देख पा रहे हैं, ये है रुधिर वाहिनियां, ब्लड कैपिलरीज, या ब्लड केशिकाएं या रुधिर केशिकाएं। क्लियर? रुधिर केशिकाओं की झिल्ली भी बहुत पतली होती है, इसे केशिका उपकला कहते हैं। आपकी किताब में कोशिका उपकला लिखा हुआ है, उसे राइट कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, केशिका उपकला, कोशिका उपकला नहीं। ठीक है? यह है कूपिका की उपकला, यह है केशिका की उपकला, और इन दोनों के बीच में आधारीय कला पाई जाती है।
ये तीनों मिलकर केशिका की उपकला, कूपिका की उपकला, रक्त केशिका की उपकला और उन दोनों के बीच में मौजूद आधार उपकला एक श्वसनीय सतह का निर्माण करती हैं, जिसका व्यास जिसकी मोटाई लगभग 0.2 माइक्रोमीटर होती है। इसी सतह से गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन कूपिकाओं से रक्त केशिकाओं में चली जाती हैं और रक्त को ऑक्सीकृत करती हैं, और जो रक्त लेकर आया था कार्बन डाइऑक्साइड अनाक्सीकृत रक्त, वो अनाक्सीकृत रक्त कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में वापस छोड़ देता है। क्लियर? तो ये होता है रक्त और फेफड़ों के मध्य गैसों का आदान प्रदान। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बात हम बात करेंगे श्वसन की क्रियाविधि के बारे में। ये तो हमारा श्वसन था। श्वसन की क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू।